नमस्कार, आप देख रहे मुद्दा। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। खालिस्तान समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा के साथ कूटनीतिक विवाद अभी चल ही रहा है कि अमेरिका में एक अन्य खालिस्तान समर्थक कट्टरवादी गुरपंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने का मामला सामने आया है। अमेरिकी सरकार ने इस खबर की पुष्टि की है कि पिछले दिनों पन्नू की हत्या की साजिश को अमेरिकी एजेंसियों ने नाकाम किया है। अमेरिकी सरकार ने भारत की एजेंसियों के इस साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। साथ ही भारत को कूटनीतिक चेतावनी जारी की है। वहीं विदेश मंत्रालय प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि इससे जुड़ी सूचना दोनों पक्षों के लिए काफी चिंता की बात है। भारत इन आरोपों की जांच कराएगा, लेकिन कनाडा के बाद अब अमेरिका की तरफ से भी इसी तरह का मामला उठाए जाने के बाद भारत की स्थिति काफी असहज हो गई है। रिपोर्ट देखें। कनाडा से निज्जर मामले में तनाव के बाद अब अमेरिका ने भी भारत को टेंशन दे दी है। खबर है कि अमेरिका ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश को नाकाम किया और अमेरिकी सरकार ने भारत के इस साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया। साथ ही भारत को चेतावनी जारी की है। मामले से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों ने अमेरिकी धरती पर सिख अलगाववादी पन्नू की हत्या की साजिश को नाकाम किया था। कथित तौर पर ये साजिश भारत की ओर से रची जा रही थी और इसके जरिए पन्नू को निशाना बनाया जाना था। इस मामले में अमेरिका ने भारत को डिप्लोमेटिक वार्निंग दी थी। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी स्वीकार किया कि उसे इस तरह की सूचना मिली है, जिसे बेहद गंभीरता से लिया गया है। उसकी जांच कराई जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हाल ही में भारत अमेरिका सुरक्षा सहयोग पर हुई बैठक के दौरान अमेरिकी पक्ष ने संगठित अपराधियों, हथियारों का धंधा करने वालों, आतंकियों और अन्य के बीच साठगांठ पर बातचीत हुई थी। इससे जुड़ी सूचना दोनों पक्षों के लिए काफी चिंता की बात है और उन्होंने इस पर आवश्यक कार्रवाई करने का फैसला किया है। वहीं इस मामले में कथित आरोपी के खिलाफ न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सील बंद केस दायर किया गया है, लेकिन आरोपी कौन है और आरोप क्या है, ये लिफाफा खुलने पर ही पता चलेगा। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट फिलहाल इस बात पर बहस कर रहा है कि इस सील बंद केस को अभी खोला जाए और आरोपों को सार्वजनिक किया जाए या आतंकी निज्जर की हत्या की जांच पूरी होने के बाद खोला जाए। रिपोर्ट के मुताबिक जून में वैंकूवर में मारे गए सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद अमेरिका ने कुछ सहयोगियों को पन्नू की हत्या की साजिश के बारे में जानकारी दी थी। जानकारी के मुताबिक जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वॉशिंगटन की विजिट के बाद अमेरिका ने इसका विरोध किया था। वहीं अमेरिका और कनाडा की नागरिकता रखने वाले पन्नू ने इस मुद्दे पर कहा कि अमेरिकी धरती पर एक अमेरिकी नागरिक की जान को खतरा अमेरिका की संप्रभुता के लिए एक चुनौती है। मुझे विश्वास है कि बाइडेन प्रशासन ऐसी किसी भी चुनौती से निपट सकता है। दरअसल भारत सरकार ने 2019 में आतंकी गतिविधियां चलाने के आरोप में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए के तहत पन्नू के संगठन एसएफजे पर बैन लगाया था। गृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा था कि सिखों के लिए रेफरेंडम की आड़ में एसएफजे पंजाब में अलगाववादी और उग्रवादी विचारधारा का समर्थन कर रहा है। पन्नू पर साल 2020 में अलगाववाद को बढ़ावा देने और पंजाब सिख युवाओं को हथियार उठाने के लिए प्रोत्साहित करने का आरोप लगा। इसके बाद केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2020 को पन्नू को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया। लेकिन इन खालिस्तानी आतंकियों की दुनिया के 2 बड़े और शक्तिशाली देशों में कितनी सियासी पकड़ है, ये इस बात से पता चलता है कि कनाडा के पीएम ट्रूडो ने तो भारत से सीधे पंगा ले लिया। निज्जर की हत्या को लेकर पूरी दुनिया में हाय तौबा मचा दिया। भारत और कनाडा के बीच जबरदस्त कूटनीतिक विवाद में भारत ने कनाडा के नागरिकों को वीजा देना बंद कर दिया और कनाडा को बाध्य किया कि वह भारत से अपने 41 राजनयिकों को वापस बुलाए। भारत के साथ बेहद करीबी रणनीतिक रिश्ता होने के बावजूद अमेरिका कनाडा के आरोप के साथ है और भारत पर दबाव बना रहा है कि इसकी जांच में मदद करे। अब अमेरिका की तरफ से भी इस तरह का मामला उठाए जाने के बाद भारत की स्थिति
काफी असहज हो गई है। साथ ही आतंकवाद के प्रति अमेरिका की दो मुही नीति भी सामने आ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ दिनेश दुबे जी हैं, पूर्व राजनयिक है। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और जितेंद्र ओझा जी हमारे साथ है, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। सर, आपका बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। सर, पहले कनाडा ने सवाल उठाया निज्जर को लेकर और अमेरिका भी अब यही सवाल दोबारा उठाने लगा है। वही चीजें कहीं ना कहीं घूम फिर कर आ रही है। बस फर्क इतना है कि वो निज्जर की बात कर रहा था, ये पन्नू की बात कर रहा है। अब सवाल इस बात को लेकर कि अमेरिका के सवाल उठाने के पीछे की वजह आप क्या मानते हैं, और क्या वाकई इससे भारत की टेंशन बढ़ी है क्या? नेहा जी, आपके चैनल पे ऐसे मुद्दों पे जब भी बात हुई है तो मेरी कोई भी असेसमेंट किसी मुद्दे पे कभी गलत नहीं है। हर मुद्दा जो है, देखिए आप चेक करें तो बात हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा ध्यान से सुनिए। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपके लिए भी, जो पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स हैं उनके लिए भी, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट है और इसके बारे में पब्लिक में जानकारी ऑलमोस्ट नहीं के बराबर। हाँ। अमेरिका का या पश्चिम के देशों का एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है कि उन्होंने भारत में रह रहे आतंकियों को या इनको एक पनाह दिया है, शेल्टर किया है। उनको कोई कंफ्यूजन नहीं रही, कि उनको कोई दिक्कत नहीं रही ये जानने में कि ये कौन लोग हैं। तो गुरवंत सिंह पन्नू या जो भी पतवंत सिंह पन्नू वगैरह तमाम लोग आतंकी हैं, किसी को शक की गुंजाइश नहीं है। और ये आतंकवाद कभी भी ऑर्गेनाइज क्राइम के बगैर चल ही नहीं सकता है। तो अमेरिका की धरती के बाहर ही सही, चाहे कई जगह बाहर ही सही, इन लोगों ने जो आतंक का काम किया होगा, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, उनके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को अच्छे से मालूम होगा कि ये अपराधी हैं। अब सवाल ये है कि इसको कैसे झेला जाए, कि असहज स्थिति क्यों हुई है। दो बातें हैं इसमें। पहली बात मैं कहता हूं कि देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया भर में कुछ काम करती है, लेकिन उनकी प्रोफेशनलिज्म का तरीका यह है कि कोई एविडेंस नहीं आना चाहिए। और जो तरीका है कि ऐसे दोषों में वो ऐसे काम करती हैं कि ये चीज लॉ के जरिए इस तरीके से चलिए चला जाए कि पता ही नहीं चले, या इनडायरेक्टली अटैक करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, इंटेलिजेंस एजेंसी की बात नहीं कहना चाहूंगा। भारत के खिलाफ बहुत सारे दिग्गज जो पाकिस्तानी लोग थे, वो भारत के खिलाफ की एक्टिविटी में नहीं पकड़े गए हैं या ध्वस्त हो गया है। वो आप दुनिया में रिसर्च कीजिएगा तो पता चलेगा। कोई गया है क्या कि बलात्कार के मामले में गया है, कोई किसी लोकल अपराध के मामले में गया है, कोई किसी और मामले में गया है। इतने बिलो द बेल्ट वो लोग हिट हुए हैं कि वो खत्म हो गया, वो नेटवर्क खत्म हो गया। ये जो पद्दू का ये खालिस्तान की बात है, देखिए एक समय में गिल साहब के नेतृत्व में किसी पॉलिटिकल फोर्स ने ये खालिस्तान का मुद्दा अपने राजनीतिक फायदे के लिए उठाया, लेकिन ये दुनिया का पहला उदाहरण था कि उसको मटिया मेट करके ध्वस्त कर दिया एक जाबाज पुलिस अफसर और उसकी टीम ने। लेकिन अभी ये मामला कैसे आया, मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि पंजाब पुलिस के कुछ लोगों के अलावे और पंजाब के नेताओं के अलावे ये खालिस्तान के इसको दोबारा जिंदा किया जा सकता था। ये लोग इन्वॉल्व है हमारे पंजाब के एंड में, जो इन्होंने खालिस्तान के मुद्दे को जिंदा किया है। और इसका नसर सिर्फ खालिस्तान पॉलिटिकल मूवमेंट के रूप में नहीं रहा। आप देखिए कि 10 साल पहले जो है किस तरीके से ड्रग को भी बढ़ाया गया। तो हमारी गलती हमारे एंड पर भी है कि हम इस समस्या को, हमारी जुडिशरी है वो एकदम आधी से अधिक नपुंसक हो चुकी है। क्षमा कीजिएगा कि जो इसमें टाइमली एक्ट नहीं कर पाती है और डेटरेंट एक्शन नहीं ले पाती है। तो हमारी तमाम इंस्टीट्यूशन को इस तरीके से पैरालाइज कर दिया गया है कि ये समस्याएं आती है। और मैं अपना ही नहीं, मैं उन तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के और पुलिस अफसरों के भी फ्रस्ट्रेशन को भी मैं जाहिर कर रहा हूं कि जो पूरी सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से तो काम करते हैं, लेकिन हर एक पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को वो अप्रिय होते हैं क्योंकि वो रूल ऑफ लॉ इन्फोर्स करना चाहते हैं। और ये पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को क्या चाहिए कि जो बिचौलिए किस्म के खाकी में जो अफसर हैं उनको वो अपने पास लाते हैं, क्योंकि वो उनका भी एजेंडा करते हैं और देश का भी नुकसान करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम इस समस्या को समय रहते नहीं सुलझाते न्यायाधीश, तो बहुत खतरनाक मुद्दा होगा। तो ये बार बार यहाँ से भाग के जाते हैं, भाग के जाने पे जो इस तरीके से कर रहे हैं, और करने के बाद जो है ये ग्लोबल नेटवर्क है कि दुनिया में कोई भी इंसर्जेंसी या टेररिज्म कभी भी टैक्स पेयर के पैसे पे होता ही नहीं है नेहा जी। वो हमेशा उसके साथ ऑर्गेनाइज क्राइम इन्वॉल्व रहा है। और यही वजह है कि पाक आईएसआई की जो कुछ भी तरीके हैं, और ये इसमें मुद्दों को वो खत्म होने नहीं देना चाहते हैं कि जब तक ये मुद्दे खत्म हो जाएंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो वो वहां पे परेशान है। लेकिन बहुत हद तक गलती हमारे पार्ट पे है। भारत सरकार को बहुत कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा कि जो पंजाब पुलिस का कैंसर है, वो कैंसर जो है कहीं भारत के सेंट्रल एजेंसीज में तो नहीं घुस जा रहा है,
क्योंकि ये लोग तो आएंगे, उनका मकसद ये है कि पॉलिटिकल लीडरशिप को बेवकूफ बनाना। साथ में वो क्या करेंगे कि जो ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप है उसकी भी अपनी कंपल्शन है। हम एक ऐसे सिस्टम में रह रहे हैं जहां चेक किया जाता है कि 90% से अधिक लोग जो भारत के एलीट है उनके पास कुछ न कुछ छुपाने के लिए है। तो ये एक लॉन्ग टर्म एंड जो वॉर हो रही है उस वॉर का एक छोटा सा हिस्सा है। हमें एकदम साफ रहना है कि देखिए, पश्चिम हमारी समस्याओं को लेके कभी भी सजग नहीं रहेगा, कभी भी सेंसिटिव नहीं रहेगा। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, और ये लड़ाई ऐसी है जो डायरेक्ट लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई बड़ी नफीस, बड़ी कॉम्प्लेक्स, बड़ी पेचीदगी वाली लड़ाई है। इस लड़ाई का मैं कहता हूं कि 3 ही तरीका होता है कैसे हम प्रिवेंट करें, कैसे हम प्रिएम्प्ट करें, कैसे हम डिटर करें। और प्रिवेंशन में ये होता है कि एक मजबूत रोबस्ट गवर्नेंस सिस्टम लाए कि हमारे धरती पे कुछ नहीं हो। और उसका एक तरीका ये होता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर हमारे करप्शन को टैकल करने में या सबवर्शन को टैकल करने में हमारी एग्जिस्टिंग जुडिशियल सिस्टम या लॉ इन्फोर्समेंट सिस्टम नाकाम है नेहा जी। और पंजाब जैसे बेहतरीन स्टेट को कैसे बर्बाद किया गया है, ये आने वाली बड़ी समस्याओं को दिखाता है। तो जीडीपी जीएनपी एक साथ रहती है, लेकिन बड़ी जीडीपी जीएनपी होने के बाद भी सबवर्शन मैं कहता हूं कि एक ऐसा हथियार है जिससे बड़ी से बड़ी ताकत को ध्वस्त किया जा सकता है। तो ये जो है पूरे खालिस्तान के मुद्दे को जानबूझ के दोबारा रिवाइव किया गया है कुछ ऐसी ताकतों ने। आप देखिए कि सबवर्शन का आलम तो ये था कि किसी समय हमारे देश के होम मिनिस्टर कहते थे कि हिंदू टेररिज्म बहुत बड़ा खतरा है, इस्लामिक टेररिज्म है नहीं। और दुनिया भर के टेररिज्म के एक्सपर्ट इस पे हंसते थे कि बिना ऑर्गेनाइज क्राइम के, बिना ग्लोबल सपोर्ट और सेंचुरी के कहां से हिंदू टेररिज्म आ जाएगा, जबकि सारे अटैक इस्लामिक टेररिज्म हो रहे थे। 26/11 का अटैक था, उसके बाद ये बातें हो रही थी। तो हमारे सिस्टम में जितने तरीके का जो खतरनाक सबवर्शन है वो बहुत चिंता की बात है। क्या इस ऑर्गेनाइज क्राइम में जो लोग अपना ये गैंग वॉर के लिए लड़ाई तो नहीं हो रही है? क्या इस गैंग वॉर की लड़ाई में भारत की तरफ से कुछ ऐसे लोग तो नहीं इन्वॉल्व है कि जो जानबूझ के ऐसे एविडेंस छोड़ देना चाहते हैं कि हमारी कोविड कैपेसिटी जो दुनिया के स्तर पे है वो न्यूट्रल कर दी जाए और हमें रोक दिया जाए? तो ये चीजें साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है। बिल्कुल हमें अमेरिका और पश्चिम को कहना पड़ेगा कि देखिए, दुनिया की सबसे बड़े प्रजातंत्र की सुरक्षा आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। तो हम कहें नहीं कहें, आप इनको खत्म कीजिए, लेकिन साथ में हमें अपने घर में भी चीजें ठीक करने की जरूरत है। और इसके लिए बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन बिल्कुल सही बात आपने कही सर, की जरूरत है नया जी। सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है दिनेश जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। सर, सवाल इस बात को लेकर कि ठीक है, भारत में कुछ खामियां अगर है तो उसको ठीक करने की जरूरत है, जिस बात का जिक्र अभी ओझा साहब कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अमेरिका का जिस तरह से सर रुख रहा आतंकवाद को लेकर, क्या ये दोहरा रुख नहीं कहेंगे अमेरिका का? क्योंकि हाल ही में सुरक्षा सहयोग पर भारत और अमेरिका की बैठक हुई थी। इस दौरान अमेरिकी पक्ष ने संगठित अपराधियों, हथियारों का धंधा करने वालों, आतंकियों और अन्य के बीच सांठगांठ पर बातचीत भी हुई थी। इससे जुड़ी सूचना दोनों पक्षों के लिए काफी चिंता की बात है कहा गया था, और उन्हें इस पर आवश्यक कार्रवाई करने का फैसला भी किया था। लेकिन इस तरह की बातों को उठाना, इस तरह के मामलों को उठाना, ये क्या दोहरा चरित्र अमेरिका का जाहिर नहीं करता है? दिनेश जी, हम डिफरेंट तरीके से देखते हैं। हाँ। ओझा जी ने काफी अच्छा सांगोपांग वर्णन किया कि पूरा नेक्सस क्या है। जिस किस्म से हमारे यहाँ कमजोरियां हैं, उसी किस्म से और भी सिस्टम्स में प्रॉब्लम्स हैं। वहाँ भी लॉबीज काम करती हैं, ग्रुप्स काम करते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप्स, और वो सब अपने अपने तरीके से उन्होंने एक अपनी दुकानें खोल रखी हैं, और वो धंधा चलाते रहने के लिए उनको जरूरी है कि कुछ न कुछ इस किस्म की बातें होती रहनी चाहिए। और ये हकीकत है कि जो अभी ये घटना हुई है, ये एक्चुअली कोई नई बात तो है नहीं। निर्जर की जब हत्या हुई थी और निर्जर के मारे जाने के बाद, उसके बाद एक जो जहां भी लोग बैठे हुए थे, जो खालिस्तानी टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे थे या खालिस्तान की डिमांड कर रहे थे, वो सारे लोग प्रोएक्टिवली अपनी अपनी कंट्रीज में हर जगह उन्होंने लोकल गवर्नमेंट से सेफ्टी की डिमांड की थी। और गुरु पद्मन सिंह पन्नू उसमें से एक है जिन्होंने यूएस गवर्नमेंट से सेफ्टी की डिमांड की होगी। मेरा एक कयास है, हमारे पास अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जब तक जस्टिस डिपार्टमेंट कुछ वहाँ का नहीं कहता, और जो अभी आपने जिक्र किया था कि जो सील्ड एनवेलप है, वो जब तक ओपन नहीं होता कि चार्जेस क्या हैं और किन किन बातों को लेकर के सारी कहानी शुरू हुई है,
तब तक इस पर कुछ निश्चित रीति से नहीं कहा जा सकता। और दूसरी बात यह है कि ये पूरा का पूरा मसला ऑल ऑफ सडन, मतलब जिसको कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से ये उठा, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स ने इस पे लीड लिया। फाइनेंशियल टाइम्स अमेरिका का अखबार नहीं है, ब्रिटेन का अखबार है, लंदन का अखबार है, और उन्होंने लीड ले करके इस मसले को एक इशू बनाने की कोशिश की। क्योंकि मैं नहीं जानता, लेकिन अमेरिकन न्यूज़पेपर्स ने इसको बाद में इसका फॉलो अप किया, और जो वहाँ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की स्पोक्स पर्सन जो एडरियन वाटसन है, मिस वाटसन ने भी एक क्वेश्चन के जवाब में इस पे क्लेरिफाई किया था कि हमारी बातचीत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से चल रही है, और एक पॉसिबल लिंक की बात आती है कि शायद हिंदुस्तान उसमें लिंक्ड है। लेकिन जिस किस्म से इसको प्रेजेंट किया गया वहाँ के अखबारों में, वेस्टर्न न्यूज़पेपर्स में, वो थोड़ा खतरनाक है। मैं ये नहीं कहता अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, इन सब ने उस किस्म से इसको नहीं उछाला है जितना और अखबारों ने उछाला है। तो कहीं न कहीं कोई न कोई एक ग्रुप या कोई एक ऐसी लॉबी काम कर रही है जो ये नहीं चाहती कि हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते बेहतर हों, जो आज के दौर में जिसको कह सकते हैं कि 21वीं सदी की सबसे डिफाइनिंग रिलेशनशिप कहा जाता है। और ऐसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, क्वाड में हम मेंबर हैं, साथ में हैं, G20 में हम साथ में हैं, G7 के स्पेशल इनवाइटी के रूप में हम बुलाए जाते हैं। अभी 2+2 दिल्ली में हुआ था, जिसमें वहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दोनों आए थे, और इस किस्म से हमारा एक मैकेनिज्म है बातचीत का, ये चलता रहता है। अब बात ये भी आ रही है कि ये मसला तो जून में जब गए थे प्रधानमंत्री मोदी जी, जब अमेरिका गए थे तो वहाँ पर प्रेसिडेंट बाइडेन ने इसको उठाया था, लेकिन अब कितना उठाया था क्या, क्योंकि उन डिटेल्स में और जो कहीं ये पब्लिक में नहीं आया है। इसलिए पहली बात तो मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ कि इसको हम कनाडा की सिचुएशन से जोड़कर देखें, और कनाडा की जो लीडरशिप है और अमेरिका की लीडरशिप में इस मामले में बहुत फर्क है। कनाडा ने ओवर रिएक्ट किया था, पार्लियामेंट में उन्होंने बात रख दी थी, लेकिन अभी भी कहीं पब्लिक डोमेन में किसी भी ऑफिशियल, जो हाई लेवल ऑफिशियल कह सकते हैं वहाँ के, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का बयान नहीं है, सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का बयान नहीं है, तो स्पोक्स पर्सन का केवल एक जवाब था। तो मैं ये कहता हूँ कि ये इन बातों को एक नए सिरे से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और इसमें देखना पड़ेगा कि वो कौन कौन से मुल्क हैं जो ये नहीं चाहते कि हिंदुस्तान अमेरिका के करीब जाए। और जो हमारी रिलेशनशिप है, हम सब लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं हम, और कोई भी बात होती है तो हम फोन पे बात करते हैं, और अभी भी ये सारी जो बातें हो रही हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि जो अभी जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लेरिफाई भी किया था कि उन्होंने सब बात किया है ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स और गन रनर्स और टेररिस्ट सबके मसले को लेकर के इनपुट की बात थी, और वो जो है थोड़ा सीरियस मसला है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कोई न कोई रास्ता इस पर निकल आएगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि इसको हम अभी मैं इसको नहीं देखता कि इसको उस परिप्रेक्ष्य में रखा जाए जिस किसी से जस्टिस ट्रूडो ने कनाडा के मसले को आगे बढ़ाया था, मतलब कनाडा और निजर के मसले को इतना हाईलाइट किया था। तो अभी थोड़ा सा इसमें वक्त है, इसको समझने की कोशिश करनी होगी, और हमारी समझ से दोनों बड़े लोकतंत्र हैं, और दोनों बैक चैनल बातें भी होती हैं, वैसे ही बातें होती हैं, और ये सारी चीजें हमारी समझ से प्राइवेटली वर्कआउट हो जाएंगी। इसलिए इस पे कोई अभी कोई रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये कहना कि दोहरी नीति है अमेरिका की, दोहरी नीति रही है क्योंकि कोल्ड वार डेज में हम अमेरिका के बिल्कुल खिलाफ थे, और हम दूसरे कैंप में थे, दूसरे सुपर पावर के साथ ज्यादा करीब थे। ठीक है।
तो वो तमाम चीजें हैं हाँ, जिसको लेकर के, लेकिन आज के इस परिप्रेक्ष्य में हाँ, महत्वपूर्ण ये है कि हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं, हाँ, और उसमें छोटी मोटी चीजें ये बहुत आराम से सुलझाई जा सकती है। बिल्कुल आराम से समझी सुलझाई जा हैं। सकती है, बशर्ते रिश्तों को खराब करने के। ओझा साहब 10 सेकंड में सर अपनी बातों को रखिएगा, वक्त की कमी है मेरे पास, जल्दी से। यही कहता हूँ कि अमेरिका कभी भी यूनिफाइड वॉइस से काम नहीं करता है। उसके भीतर भी कई इश्यूज हैं, कई इंस्टीट्यूशन है जिनकी अपनी अपनी एजेंडा और अपनी अपनी प्रायोरिटीज हाँ, होती है। हाँ, देखिए, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी भी किसी जमाने में ड्रग पेडलिंग करते हुए पकड़ी गई। वाटरगेट का जो काम था, ईरान कॉन्ट्रा डील था, हाँ, हाँ, हालांकि उनके पास चेक्स एंड बैलेंसेस है। तो ये देखने की जरूरत है, भारत की सरकार को भी कहने की जरूरत है कि कहीं आपकी एजेंसी किसी ग्लोबल ऑर्गेनाइज क्राइम में उसका कहीं गलत इंटरेस्ट है, और वही एंड बातें हमें अपने एंड पर भी एड्रेस करने की जरूरत है। ठीक। पहले ये सारी चीजें चल जाती थी, लेकिन हाँ। आज के नए परिवेश में जो लार्जर जियो पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम है, उसमें ये चीजें दोनों में से कोई डेमोक्रेसी अफोर्ड नहीं बिल्कुल, कर सकती ठीक है, ठीक है और सर। मेरा कहने का ये मतलब है वी हैव टू टेक इट फार मोर सीरियसली देन व्हाट इट इज। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।